हेलो किड्स। देखिए आज हम अपना केमिस्ट्री का सेम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। और हमने लास्ट वीडियो में रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ लिया था। ऑल्दो हमने नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। हमने डिस्कस किया था कि नील्स बोर ने सिर्फ इतना उसमें एडजस्ट किया था, उन्हें सिर्फ इतना रिफॉर्म किया था दैट एक्चुअली क्या था, रदरफोर्ड ने बोला था, मतलब रदरफोर्ड एक्चुअली रिप्लाई नहीं कर पाया था, रदरफोर्ड जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया था स्टेबिलिटी ऑफ द एटम के बारे में। उन्होंने जो है ये नहीं बता पाया था कि वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स डोंट रिलीज देयर एनर्जी। ठीक है ना। लेकिन बस नील्स बोर ने ये चीज़ उसमें ऐड कर दी थी, इसीलिए उनका जो एटॉमिक मॉडल था उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है। देखिए भाई, हम लोग बात करते हैं नील्स बोर के फर्दर एजम्पशंस के बारे में। उन्होंने बताया कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स विच आर ऑल्सो सेट टू बी द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि सेंटर पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ बहुत सारी ऑर्बिट्स प्रेजेंट होती हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। इन ऑर्बिट्स को डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, सिंपली ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स, शेल्स, कई सारे नामों से जाना जाता है। ठीक है। तो उन्होंने ये बात यहाँ पर ऐड कर दी, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। मतलब कुछ ही डिस्क्रीट ऑर्बिट्स किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्यूशन करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। एंड फर्दर वही बात इन्होंने वापस से रिपीट की हुई है यहाँ पर कि वाइल रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डोंट रेडिएट देयर एनर्जी। वो अपने एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, इसीलिए वो उसकी चारों तरफ कंटिन्यूसली रिवॉल्यूशन करते रहते हैं और जो एटम है वो कोलैप्स नहीं होता, एटम हमेशा स्टेबल रहता है। ठीक है। बस इतनी सी बात उन्होंने ऐड कर दी थी, आपकी बात तो बहुत अच्छे से पता है। अच्छा देखिएगा ज़रा, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय एन एटम ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी एटम है, उसे कहीं से भी एनर्जी मिल जाती है। ठीक है। आप उसे कैसे भी करके हीट एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं बाय गिविंग दैट टेम्परेचर। आप उसे थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ करके एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है, सो इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू द हाई एनर्जी लेवल। मतलब जो अंदर वाली ऑर्बिट होती है उससे जंप करके वो नेक्स्ट ऑर्बिट में पहुंच जाया करते हैं। ठीक है ना। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि उसकी एक्साइटेड लेवल बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन्स की जो एक्साइटेड लेवल है वो बढ़ गई है, यानी कि वो लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में पहुंच चुके हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक है। और अगर एनर्जी लूज़ कर देते हैं तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं। ठीक है। अच्छा और देखिएगा, नील्स बोर ने बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट्स होती हैं, बेसिकली बहुत सारी ऑर्बिट्स होती हैं, उन्होंने सब्सिक्वेंटली उनको नाम दिया कि फर्स्ट ऑर्बिट को उन्होंने नाम दे दिया द के शेल। जो सेकंड वन है, मतलब न्यूक्लियस की तरफ से बाहर की तरफ बढ़ते हुए बोल रहा हूँ, सेकंड वाले को उन्होंने नाम दे दिया एल शेल, फिर एम, फिर एम। इस तरीके से आगे और भी आप बढ़ेंगे तो एन ओ पी क्यू आर, इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है। बेसिकली शुरुआत जो हुई अंदर वाली ऑर्बिट से, ठीक है ना। नंबर वन जो पहली ऑर्बिट थी इसे के शेल या फिर के ऑर्बिट उन्होंने नाम दिया था। ठीक है। चलिए, और जो फर्स्ट ऑर्बिट है बेसिकली, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्बिट के शेल, सेकंड वन इज़ एल, थर्ड वन इज़ एम एंड फोर्थ वन इज़ एन। ठीक है। इसके बाद फर्दर स्टडी आपके सिलेबस में नहीं है अभी, 10th तक आपको सिर्फ जितना पढ़ना है उसका 4 ऑर्बिट्स में काम हो जाएगा। आगे फर्दर जब स्टडी आप करेंगे तो आपको फर्दर और भी कई सारे शेल्स, कई सारे ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ने को मिलने वाला है। ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए जब एटम होता है तो एटम का जैसे कोई भी सिंबल है, लाइक मैं आप एग्जांपल लेके बताता हूँ, लाइक सोडियम। ठीक है। Na का जो एटॉमिक नंबर होता है Na, ठीक है, Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11 और मास नंबर होता है 23। ठीक है। तो ये जो 11 है, ये जो एटॉमिक नंबर है, ये उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं या फिर जितने प्रोटॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं उसके नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स। ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स और उतना ही एटम का एटॉमिक नंबर। ठीक है। और ये जो मास नंबर होता है, मास नंबर बेसिकली जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर को जनरली हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। एटॉमिक नंबर जो होता है Z, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स उतना ही एटॉमिक नंबर, उतने ही प्रोटॉन्स। और अगर हम लोग बात करते हैं मास नंबर के बारे में, तो मास नंबर को जनरली A से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड मास नंबर इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब जितने प्रोटॉन्स हैं उन वो साथ में जो न्यूट्रॉन्स हैं वो, उन दोनों के नंबर्स को आप ऐड कर दो तो आपको उसका मास नंबर पता चल जाएगा। ठीक है। अब जैसे हमने सोडियम का एग्जांपल लिया था Na का, तो जो Na का एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर इसका 23। अच्छा एक बात और मैं कहना चाहूँगा, ये जो 23 है आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। ये हो गया हमारे पास 23। ठीक। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि प्रोटॉन आपके पास 11 हो गए, इलेक्ट्रॉन्स भी आपके पास 11 ही हो गए।
और अगर आप न्यूट्रॉन पता करना चाहते हैं तो आप क्या करें, इस मास नंबर में से इसको माइनस कर दीजिए, 23 में से 11 को माइनस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा दैट द न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 12। ठीक है। अच्छा एक बात और, ये जो मास नंबर होता है इसे एटॉमिक मास भी कहा जाता है, एटॉमिक वेट भी कहा जाता है, और मास नंबर तो खैर इसका नाम है ही, तो बेसिकली इसे कई सारे नामों से जाना जाता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट एंड मास नंबर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और ये जो है नीचे वाला, इसे बस एटॉमिक नंबर के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उतना ही एटॉमिक नंबर। और अगर आप न्यूट्रॉन्स पता करना चाहते हैं तो मास नंबर में से इसको माइनस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, आपको एक चीज़ और याद होगी, हमने डिस्कस किया था कि सिंस न्यूट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस देयरफॉर टुगेदर विद दे आर आल्सो नोन एज द न्यूक्लियॉन्स, इसीलिए उन्हें न्यूक्लियॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस मैंने थोड़ा सा रिकॉल कर दिया। चलिए देखिए, एटॉमिक नंबर, द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज सेड टू बी द एटॉमिक नंबर। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल जो वैल्यू होती है उसे उसका एटॉमिक नंबर कहा जाता है। ठीक है, एन एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एटम, चेंजिंग एटॉमिक नंबर मीन्स चेंजिंग द एटम। डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, और सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स हों उन सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा। ठीक है। अच्छा, और देखिएगा, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z, इसे आप कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो दोनों आपस में सेम होते हैं। बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये बात भी आपको याद होगी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज होता है, सेम चार्ज इज ऑल्सो एग्जिबिटेड बाय द वन प्रोटॉन, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, और दोनों के ही नंबर्स सेम होते हैं इनसाइड द एटम। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। दे बोथ चार्जेस कैंसिल आउट ईच अदर, हैंस वी कैन से दैट द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसीलिए एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स का टोटल पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स का टोटल नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं कि एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, रिमेंबर दिस, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलिए मास नंबर, ये आपको अच्छे से पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो मास नंबर कहलाता है। इट इज़ द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। मास नंबर जो होता है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है बेसिकली। चलिए और देखिएगा, अच्छा मैं जो आपको बता रहा था अभी कि किसी भी एटम का सिंबल लाइक देखिए लिखा है ZEA, तो आप मास नंबर ए इस साइड भी लिख सकते हैं राइट अपर कॉर्नर पर, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट अपर कॉर्नर पर ZEA। ठीक है, मतलब ऐसे लिखा हुआ ना Z, फिर इस साइड E और फिर इस साइड यहाँ पर A, ऐसे भी लिख सकते हैं, और A को इस साइड भी लिख सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इस साइड ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद देखिए एक एग्जांपल लिया हुआ है 17Cl35, 17Cl37, ये दो एग्जांपल लिए हुए उन्होंने, और इसमें आपको प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स पता करने हैं। चलिए देख लेते हैं, कर लेते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये वाला सिर्फ, बाकी सेकंड वाला आप देख लीजिएगा। 17Cl35, देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। तो अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 17 होंगे और प्रोटॉन्स भी 17 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड बोथ आर इक्वल टू 17, दोनों ही 17 के इक्वल हैं। और जो इसका मास नंबर आप देख सकते हैं 35 है, तो मास नंबर अगर 35 है, आप न्यूट्रॉन्स पता करना चाहते हैं तो 35 में से इसको एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए, 35 माइनस 17, देन यू विल गेट 18। देयर आर 18 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ दिस क्लोरीन एटम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस शेल्स। देखिए हमने ये तो पढ़ लिया कि किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे शेल्स होते हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो हालांकि ये बात आपको पता है, ऑलरेडी पता है, फिर भी एक बार और कंटिन्यू होने दीजिए। तो अब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स उसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो वो बात हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए इसे कहा जाता है बोरबरी स्कीम और बोरबरी रूल भी कहते हैं। नील्स बोर एंड बरी दो लोगों ने मिलकर इस स्कीम को, इस रूल को डेवलप किया था, और इसे 2n² रूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 2n² रूल। तो इस रूल से आप ये पता कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल किए जा सकते हैं।
ठीक है, देखिए हम फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बात करते हैं। हमने क्या बात की अभी 2n², तो आप n की प्लेस पर 1 डाल दीजिए, बिकॉज ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑर्बिट ओनली, सो द वैल्यू ऑफ n इज़ 1 हियर। तो आप n की प्लेस पर 1 डालिए तो आपको मिलेगा 2 × 1², और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 2 2 निकल कर आएगा। तो मतलब ये हुआ कहने का कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द फर्स्ट ऑर्बिट विल बी इक्वल टू 2। फर्स्ट ऑर्बिट में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स तक फिल कर सकते हैं। सेकंड ऑर्बिट की बात करते हैं तो आप n के प्लेस पर 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 2 × 2², तो 2 का स्क्वायर मिलेगा 4 एंड 4 2 8 आ जाएगा निकल के। सो सेकंड ऑर्बिट में आप 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। अगर हम थर्ड ऑर्बिट के बारे में बात करते हैं तो आप n के प्लेस पर 3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 9 एंड 9 2 18 आ जाएगा। फिर हम फोर्थ ऑर्बिट के बारे में बात करते हैं तो आप n के प्लेस पर 4 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 एंड 16 × 2 आपको मिल जाएगा 32। आप फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18 एंड फोर्थ में 32। अभी हाल फिलहाल आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पूछ लें कि भाई 10th ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो आप इस फॉर्मूला से ये ज़रूर बता करके बता सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। बस यही देखिए इसमें लिखा हुआ है, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज डन in accordance to the 2n² rule where n is the number of shell or number of orbits। ठीक है, तो 2n² से आप ये पता कर सकते हैं that the maximum number of electrons accommodated in a particular shell or orbit। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने भी करके भी बताया हुआ है, हमने किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और देखिएगा आगे द आउटरमोस्ट शेल। अच्छा एक बात और देखिए, बोरबरी रूल के अकॉर्डिंग किसी भी एटम की लास्ट ऑर्बिट और सेकंड लास्ट ऑर्बिट, मतलब कि अल्टीमेट और पेनल्टीमेट, अल्टीमेट मतलब कि लास्ट, पेनल्टीमेट यानी कि सेकंड लास्ट, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द अल्टीमेट एंड द पेनल्टीमेट ऑर्बिट कैन नॉट बी मोर देन 8। लास्ट ऑर्बिट और सेकंड लास्ट ऑर्बिट में किसी भी एटम के किसी भी लास्ट ऑर्बिट और सेकंड लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्रेजेंट नहीं हो सकते, ये भी इसका रूल है। ठीक है, नॉट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, लास्ट और सेकंड लास्ट दोनों में, तो इसके कुछ रूल्स हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं फर्दर आगे कि अगर आप किसी भी नंबर ऑफ ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन्स पता करना चाहें तो आप इजीली पता कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा ज़रा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे लाइक कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है, तो अगर आप 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही आपको पता है वैसे तो कि इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आप अगर 20 को करेंगे तो फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8 आ सकते हैं मैक्सिमम, थर्ड में मैक्सिमम 18 आ सकते हैं। ठीक है, थर्ड में मैक्सिमम 18 आ सकते हैं। तो 2 + 8 कितना हो गया अपने पास, 10 हो गया। और 20 के लिए आप चाहे तो इसमें 10 फिल कर सकते हैं, बट अभी हमने डिस्कस किया था कि लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, लास्ट ऑर्बिट में नॉट मोर देन 8। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसके अंदर 8 से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते। ठीक है, अब कितने बचे आपके पास, 2 बचे, तो 2 जो वो नेक्स्ट ऑर्बिट में चले जाएंगे। इस तरीके से 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,8,2 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए याद रखना है अल्टीमेट और पेनल्टीमेट दोनों ही ऑर्बिट्स में नॉट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम की जो आउटरमोस्ट शेल होती है, आउटमोस्ट ऑर्बिट होती है, उसे वैलेंस शेल कहा जाता है, और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा फ्रॉम बोरबरी सीक्वेंस वी नो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी accommodated in the outermost shell is 8, not more than 8 electrons can be in outermost shell. Every element has an UG to have 8 electrons in its outermost shell. In achieving 8 electrons, an atom can either gain electrons or lose electrons and further can share electrons। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। देखिए हर एक एटम अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाहता है, हाइड्रोजन को, लिथियम को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि वो अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकते हैं, 8 नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। हर एक एटम की, जैसे ह्यूमन की एक टेंडेंसी होती है, हर एक ह्यूमन की एक टेंडेंसी होती है कि अच्छी सी जॉब हो जाए और सेटलमेंट हो जाए, ज़्यादा भाग ना करनी पड़े लाइफ में। ऐसे ही हर एक एटम की एक टेंडेंसी होती है कि वो भी स्टेबिलिटी चाहता है अपनी लाइफ में, है ना। वो भी फर्दर रिएक्शन नहीं करना चाहता, वो भी थक चुका है रिएक्शन कर करके। और स्टेबिलिटी वो कैसे अटेन कर सकता है, अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकम्प्लिश करके, कैसे भी करके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, इसे कहते हैं डुप्लेट और ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। तो हाइड्रोजन और लिथियम यही 2 ऐसे एटम्स हैं जो कि बेसिकली आउटरमोस्ट ऑर्बिट में आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकते हैं।
बाकी सब चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, ठीक है। तो जो है बस यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ऐसा करने के लिए, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए वो रिएक्शन करते रहते हैं। जैसे ही उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद वो जो है स्टेबिलिटी अटेन कर लेते हैं और फिर फर्दर उन्हें रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली आप याद रखिए कि हाइड्रोजन लिथियम को हटा दीजिए। आप सिर्फ ये सोचिए कि हर एक एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए रिएक्शन करता रहता है। इसे कहा जाता है ऑक्टेट रूल, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एलिमेंट इन अचीविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इज सेड टू बी द वैलेंसी। देखिए आपको वैलेंसी याद है, वैलेंसी होती है इस कॉल्ड इट्स वैलेंस, लिखिए वैलेंसी यहाँ पर वाई होगा, ठीक है। देखिए वैलेंसी आपको याद है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज सेड टू बी द वैलेंसी। कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या फिर गेन करता है या फिर शेयरिंग करता है, ठीक है। आपको तीनों बातें बताएं हैं। तो अब क्या होता है कि जब ये काम वो करता है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज़ करे या शेयर करे या गेन करे, तो वही बेसिकली उसकी वैलेंसी कहलाती है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये बात भी आपको बताया है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, अगर आपने लास्ट वीडियोज़ देखे हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 1 2 3 4 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसकी वैलेंसी वही हो जाती है। इफ़ देयर आर मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, देन फॉर ऑब्टेनिंग द वैलेंसी यू विल सब्ट्रैक्ट दैट नंबर फ्रॉम द 8। अगर आप किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। 17 का अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 2 8 एंड 7। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप इसकी वैलेंसी पता करना चाहते हैं तो आपको 8 में से 7 को माइनस करना पड़ेगा, सो इट्स वैलेंसी विल बी 1, ठीक है। चलिए, नो प्रॉब्लम आई थिंक। तो देखिएगा, फॉर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन, ये उनके बारे में दे रखा है जो 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाहते हैं। एलिमेंट्स लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू अचीव 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन देयर आउटर मोस्ट शेल। दीज एलिमेंट्स विल हैव वैलेंस इन अकॉर्डिंग्स टू दिस एक्ट। मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहते हैं। और बेसिकली हम अदर एलिमेंट्स के बारे में बात करें अगर, तो वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाहते हैं, ठीक है। चले, कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देख, मैं एक और एग्जांपल लेके बताऊँ आपको। जैसे भी हम लोग बात कर रहे हैं लिथियम के बारे में, लिथियम, ठीक है। देखिए लिथियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर बेसिकली 3 है। अगर आप 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2,1। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को फटाफट से देके इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो 2 ही हो सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा और इसे फर्दर रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए ये आपस में रिएक्शन करते रहते हैं, ठीक है। ये कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाहते हैं, अदरवाइज़ बाकी सब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाहते हैं अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एक मैंने टेबल बनाई हुई है। ये जो टेबल है ये दी हुई है, इसमें क्या कहानी है कि इनके सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं। ऑल्दो एक टेबल मैं ऐसे आपसे शेयर कर चुका हूँ, आप नोट्स में देखिएगा, ठीक है। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हाइड्रोजन का लाइक सिर्फ 1 हो गया है, हीलियम की हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ 2 हो गया है, लिथियम का 2,1 हो गया, बेरिलियम की हम लोग बात करते हैं तो 2,2, 2,3, 2,4, 2,8 के बाद 2,8,1 हो जाता है, फिर 2,8,2, ऐसे ही 2,8,8 के बाद फर्दर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 2,8,8,1। जैसे इसके आगे पोटेशियम होता है तो पोटेशियम का 19 होता है, 19 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो 2,8,8,1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लास्ट में कैल्शियम होता है, टिल 20 ही आपके सिलेबस में है। कैल्शियम का होता है 2,8,8,2, 20 होता है तो 2,8,8,2 हो जाता है। ये है कहानी, नो प्रॉब्लम आई थिंक। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग आइसोटोप्स के बारे में। देखिए आइसोटोप्स का मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए जितनी भी हाइड्रोजन हमको नेचर में मिलती है उसमें 3 तरीके के एटम्स होते हैं। एक तो होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। उसमें 3 तरह के एटम्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 का नाम है प्रोटियम, 1H2 का नाम है ड्यूटीरियम और 1H3 का नाम है ट्रिटियम। 3 तरह के एटम्स मिलते हैं एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन के, 1H1, 1H2, 1H3। इसे कहा जाता है प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम। देखिए आप एक बात देखिएगा, इन सब के एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर सबके अलग अलग हैं। एक का 1, एक का 2, एक का 3, एटॉमिक नंबर सबके सेम है। तो इस तरीके के जो एटम्स होते हैं उन्हीं को आइसोटोप्स कहा जाता है। ये हैं सारे सेम ही एलिमेंट के, हाइड्रोजन 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 के ही हैं तीनों, बस ये अंतर है कि एटॉमिक नंबर सेम है एंड मास नंबर्स आर डिफर। तो यही आइसोटोप्स की डेफिनेशन है।
एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। इन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन देख लिखी हुई है। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड द डिफरेंट मास नंबर्स। तो ये आपको याद रखनी है, वर्ड टू वर्ड यही डेफिनेशन मैंने बोली हुई है। आइसोटोप्स दोज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट बोलना ज़रूरी है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखिए क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, 17Cl35, 17Cl37। और हम एग्जाम्पल लेकर चले हैं तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 6C12, 6C13 और ये होता है 6C14। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली आइसोटोप्स के। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। देखिए आइसोटोप्स के कई सारे यूजेस हैं। जैसे यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स मिलते हैं, एक होता है 92 यूरेनियम 235, एक होता है 92 यूरेनियम 238। ये 2 आइसोटोप्स हैं यूरेनियम के। ये वाला जो आइसोटोप है इसको एटम बम बनाने में यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पर इसको यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जाती है। तो ये बेसिकली एक तो इसका यूज़ हो गया। कोबाल्ट का एक आइसोटोप होता है जिसका जो एटॉमिक नंबर है 60 है, ठीक है ना, C60 CO60 सॉरी, कोबाल्ट 60। इसको यूज़ किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है इसको। आयोडीन का जो आइसोटोप है उसको यूज़ किया जाता है गॉइटर के ट्रीटमेंट में। गॉइटर बेसिकली क्या होता है कि हमारे थ्रोट में, गले में जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है आयोडीन की डेफिशिएंसी से। तो अगर आप आयोडीन का एक पर्टिकुलर आइसोटोप होता है उसे आप यूज़ करेंगे, मेरे ख्याल से उसका एटॉमिक नंबर 135 है। जब आप उसे यूज़ करते हैं तो उसे गॉइटर का जो है ट्रीटमेंट मिलता है। और हम लोग बेसिकली आयोडीन कभी भी अलग से नहीं लेते। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चला रखी है कि हम जो सॉल्ट खाते हैं उसमें आयोडीन मिक्स होती है। आपने सुना होगा एडवर्टाइजमेंट में आयोडाइज्ड सॉल्ट, तो उसी में वो बाय डिफ़ॉल्ट ही आयोडीन मिला कर देते हैं जिससे कि किसी भी पर्सन की बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी ना रहे, क्योंकि नमक सभी खाते हैं तो सब लोगों को आयोडीन मिलता रहे, तो गॉइटर की किसी को प्रॉब्लम ना आ पाए, थायराइड ग्लैंड उनकी अच्छी रहे और जिससे कि उन्हें थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी ना हो पाए, गॉइटर भी ना हो पाए। ठीक है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन हार्मोन को सेक्रेट करता है और थायरोक्सिन हार्मोन का में अगर इम्बैलेंस आ जाए तो बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। थायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है जिससे या तो बॉडी बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, हैवी हो जाती है, मोटे हो जाता है इंसान, पार इसमें बिल्कुल भी नहीं बचती और ये बहुत ज़्यादा लीन हो जाता है, बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आइसोबार्स आइसोटोप्स के जस्ट अच्छा एक बात और देखिए, इनकी कुछ और यूजेस मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। मतलब यहाँ लिख तो दिए ही मैंने, इसके अलावा कुछ और यूजेस देख लीजिए। देखिए कार्बन का जो आइसोटोप होता है C6C14, इसे रेडियो कार्बन डेटिंग में यूज़ किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है, इससे चीज़ों का एज पता की जाती है कि ये चीज़ इतनी पुरानी है। आपने सुना होगा ये सारे 5000 साल पुरानी चीज़ मिली, 10,000 साल पुरानी चीज़ मिली, तो वो जो है 6C14 की हेल्प से यूज़ पता किया जाता है कि जो है ये चीज़ जो है कि हमें जो डिस्कवर की गई है कितने साल पुरानी है, 6C14। ठीक है, इसका यूज़ ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आइसोबार्स के बारे में। देखिए आइसोबार्स आइसोटोप्स के जस्ट अपोजिट है। आइसोटोप्स जो होते हैं वो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं आइसोबार्स। इनके आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, इनके एटॉमिक नंबर डिफर होते हैं, उनके मास नंबर डिफर होते हैं, इनके मास नंबर सेम होते हैं। एग्जांपल आप ले सकते हैं 20Ca40 एंड 18Ar40। देखिए दोनों जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं और जो इनके मास नंबर्स हैं वो सेम है 40 एटॉमिक नंबर अलग अलग है। तो बस यही आपको डेफिनेशन बोलनी है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर सेड टू बी द आइसोबार्स। ये भी इसके आप एग्जांपल ले सकते हैं 11Na24, 12Mg24। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें जो मास नंबर्स हैं वो तो सेम है और एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं। तो ये भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है। देखिए लिखा हुआ है आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट्स which have the same mass number but different atomic numbers are said to be the isobars. No problem I think। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, ख़त्म हो गया चैप्टर, कुछ नहीं बचा ऐसा खास। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, एक्चुअली देखिए जैसे हमने क्लोरीन के बारे में बात की कि क्लोरीन जो होता है 2 तरीके का मिलता है, एक तो होता है 17Cl35, एक होता है 17Cl37। अब बात यह है कि हम जो क्लोरीन लिखें, हम जो क्लोरीन का मास नंबर लिखें वो क्या लिखें, 35 लिखें या 37 लिखें।
तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का एवरेज निकालते हैं। इन दोनों का जो एवरेज निकलता है उसे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी कहा जाता है। कैसे निकालते हैं, देखिए नेचर में जितना क्लोरीन मिलता है उसमें 75% ये वाला है और 25% ये वाला है, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे कि 75% जो भी है तो 75 इंटू उसका मास नंबर ले लीजिए, कितना है 35। फिर से लिखता हूँ, 75% है 35 वाला, ठीक है, प्लस 25% है 37 वाला, ठीक है, अपॉन 100। आप इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 35.5। तो ये कहलाता है उसका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, ठीक है। इस तरीके से आप उसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, दैट इज़ 35.5। तो जो भी परसेंटेज है, देखिए जैसे 75% पहले वाले की है तो इंटू 75, दूसरे वाले की 25% है नेचर में तो इंटू 25, और सॉल्व करके अपॉन 100 कर दिया। आप एक और तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए जितना क्लोरीन है 75% और 25%, तो रेशियो की हम लोग बात करें तो इसका रेशियो है 3 और इसका रेशियो है 1, 75 और 25, ठीक है, मतलब 3 पार्ट एक का 1 पार्ट। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 अपॉन 4, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 3 पार्ट इसका 1 पार्ट इसका, कुल मिला के 4 पार्ट, ऐसे भी करके निकाल लीजिए तो भी आंसर सेम ही निकल कर आएगा। तो इसे कहा जाता है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। तो यही सब कुछ इस चैप्टर में था और काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इजी भी है। तो कीप स्टडिंग, प्रैक्टिस करते रहिए और इसी के साथ चैप्टर वाइंड अप होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। ओके, चलिए बाय।